अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा सहाबा में से, अल्लाह के नबी अक्लमंद कौन है? थोड़ी तवज्जो फरमाए। अर्ज किया अल्लाह के नबी अक्लमंद कौन है? फरमाया अक्लमंद वो है जो मौत को याद रखे, जो आखिरत को याद रखे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सबसे अक्लमंद वो है जो मौत से पहले पहले उसकी तैयारी कर ले। और हजरत उमर ने सहाबा से पूछा बेवकूफ बंदा कौन है? हु इज द फुलिश पर्सन? तो सहाबा ने उसको किया कि जो अपनी दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। तो हजरत उमर ने फरमाया मैं इससे भी बड़ा एक बेवकूफ जानता हूँ। यानी इतना बड़ा बेवकूफ कौन है? तो फरमाने लगे जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। हम जैसे जो भी बड़ी उम्र के लोग हैं, हम दुनिया में जितने भी चक्कर चलाते हैं इसलिए कि भाई मेरे बच्चों को ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। फरमाया घर तुम बनाओगे, रहेंगे और लोग, हिसाब तुम दोगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, काजी साहब तो चले गए, अल्लाह उनको सुरखरू फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह उनके पसमानदान को सब्र अता फरमाए। मसला मेरा और आपका है कि हम मरने से पहले अपने अल्लाह को राजी कर लें। और अल्लाह को राजी करने का सिर्फ एक तरीका है, मोहम्मद की गुलामी दो जहां की बादशाही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी जो है, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। तो जो भी दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहता है, अल्लाह के हुक्मों को माने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजारे। और ये दुनिया मुख्तसर है। दुनिया के बारे में फरमाया कि दुनिया की मिसाल अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे है जैसे एक बहुत बड़ा समंदर है। जो आदमी ये बात समझ जाए ना, उसको सारी दुनिया का उसको हकीकत खुल जाएगी। फरमाया दुनिया और आखिरत की हकीकत ये है कि अगर बहुत बड़ा एक समंदर हो, एक आदमी उसमें एक उंगली डबोए, वो बाहर निकाल ले, उस उंगली के साथ जितना पानी लगा है वो टोटल दुनिया है। कोई दुनिया का चीफ जस्टिस बन जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई प्रेसिडेंट बन जाए, कोई चीफ बन जाए, अगर पूरी दुनिया का, मैं अपने लफ्जों में कहता हूं, अगर पूरी दुनिया का बादशाह बन जाए रोज अव्वल से लेकर रोज आखिर तक, फिर भी उसने सिर्फ उंगली ही डबोई है। और फरमाया बाकी आखिरत सारा समंदर है। आखिरत वो सारा समंदर है जो अल्लाह ताला देना चाहते हैं अपने बंदों को। फरमाया अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों और बंदियों के लिए जन्नत में जो आंखों की ठंडक का सामान तैयार कर रखा है, ना किसी कान ने सुना है, ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी दिमाग ने सोचा है। वलमा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। वो होगा जो तुम चाहोगे, यानी जन्नत में वो मिलेगा जो तुम सोचोगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, दुनिया ये नहीं हम कहते दुनिया छोड़ दो, लेकिन दुनिया में रहते हो अल्लाह को राजी करके जाना है। हम जिस जगह पर हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, पीएन हैं, प्राइम मिनिस्टर, जो भी हैं, हम जहां भी हैं अल्लाह के हुक्मों पर चलें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी गुजारें, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद को सही तरह अदा करें। नमाज जन्नत की कुंजी है, लोगों की खिदमत जो है वो जन्नत में जाने का जरिया है। अस्सलामु अलैकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीजें अब जब तेजी से तब्दील हो रही तो मैंने यही कहना है ना। और मैंने आपको कहा था अदालतें कल भी अहम है, आज भी अहम है और कल भी अहम होगी। बड़े आप लोगों ने कई नाराजगी का इजहार किया और मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। आपको उम्मीद अल्लाह से तो रखनी है, लेकिन यहां अदालतों पे यकीन रखिएगा कि अदालतें आपको इंसाफ देंगी, इंशाअल्लाह अज़ीज इंसाफ देंगी। मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट समाअत के लिए मैंने आपको बता दिया था, केस मुकर्रर हो गया, उस पर गुफ्तगू करनी है। बेंच क्या है, और इसमें जो मैंने 92 चैनल में कहा था दोबारा मैं चलवाने लगा हूं आपके लिए, आप जरा समझ सकिएगा। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब का जज सुप्रीम कोर्ट इस दुनिया से रुखसत हो गए। नमाज जनाजा थी कल उनकी, और वहां जजेस की मौजूदगी में मौलाना साहब ने एक ऐसी तकरीर की जो मेरे से रहा नहीं गया। उसका कुछ पोर्शन, ज्यादा पोर्शन नहीं है, वो आप तक सुनवाऊंगा मैं। और इसहाक डार ने और हसन इकबाल ने जो हमें तोता मैना की कहानियां सिखाई हैं, जरा उसका भी कोशिश करूंगा पोस्टमार्टम कर सकूं। इब्तिदा मैं आज करूंगा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की एक छोटी सी गुफ्तगू के साथ।
ये है वो स्टेट्समैनशिप। मैं ये नहीं उसको प्रमोट कर रहा हूं, ये है वो क्वालिटी लीडरशिप जो इस मुल्क को जरूरत है। ये वो लोग हैं कि जो इस मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। इमरान खान आया, क्या हाल किया आप लोगों ने। आप लोग कसूरवार हैं, 22 करोड़ अवाम कसूरवार है। ये जो मर्जी ले जाए, 22 करोड़ अवाम में से उठ खड़ी होती तो कैसे हो सकता था ये जो कुछ हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, थोड़ा सा अरसा रहे, पहला 1968 में पैदा हुआ, मैं 67 में पैदा हुआ। और वो जो बातें हैं ना जी, 7वें चीफ मिनिस्टर थे और 2015 से चले आ रहे हैं, 15 से आज 23 हो गई, 8 सालों से चले आ रहे हैं। और क्या क्या काम किया। एक बच्ची ने उनसे सवाल किया और उसके सवाल में उन्होंने कहा कि गुजरात में आप करप्शन कैसे खत्म करेंगे। ब्लर होके आ रहा होगा ताकि कॉपीराइट वाला मामला ना आ जाए, लेकिन उन्हीं की जुबानी सुनिएगा किस तरह करप्शन खत्म की जाती। Recently you said that Gujarat is fully corrupted. So if Aam Aadmi Party wins, how you will deal with the corruption? जैसे दिल्ली में किया, पंजाब में किया। Is it going to work? Yes, it worked in Delhi. 2 लेवल पे होती है करप्शन। एक ऊपर के लेवल पे होती है, मंत्री खाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स खाते हैं, अफसर खाते हैं पैसा, स्विस बैंकों में ले जाते हैं। एक मंत्री को मैंने दिल्ली में सीबीआई को सौंपा था और एक मंत्री को हमने पंजाब में जेल में भेज दिया, सारे ठीक हो गए। दिल्ली में हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू किया, 1076 नंबर। अगर आपको दिल्ली सरकार से कोई भी काम कराना है, राशन कार्ड लेना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, कोई भी काम कराना है, अब 1076 पे फोन करो। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, ऐसे आप बोलो कि मेरे को नया बिजली का कनेक्शन चाहिए। वहां से आवाज आती है कि आप कितने बजे घर मिलेंगे, हम आपके घर कितने बजे आके आपका काम करके जाएं। अब आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार का एक आदमी आपके घर आके आपका काम करके जाता है, तो करप्शन खत्म हो गई। ऐसे गुजरात में भी करेंगे। आगे मैं आखिर में बात करूंगा मैं मिलिट्री कोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। पहले मैं ले चलता हूं आपको, इसहाक डार ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम है से मिलके IMF का बड़ी तोता मैना की कहानी बताने की कोशिश की। जाती मुलाजिम बने हुए ना, हम क्या करें, हम जाती मुलाजिम है। और पेशरफ से आगाह किया उनको, भाई अमेरिकन का क्या ताल्लुक इस बात से, तुम अपने जोरे बाजू पे बातें करते थे, तो जोरे बाजू से आओ ना आगे। जोरे बाजू से पता चलेगा तुम्हारी अपनी एक अहमियत है और तुम्हारी इस अहमियत की एक कदर है, याद रखिएगा। इसके अलावा वो हसन इकबाल, मजाक शर्म से डूबने का मकाम है। गुज़श्ता 4 सालों में सरमायाकार को भगाकर तबाह कर दिया मुल्क। एक डिमांड करूं मैं आपसे हसन इकबाल साहब, एक जुडिशल कमीशन बना लें, आप पता चल जाएगा। आप बैठे रिटोरिक बातें करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, आए बैठ के एक बनाए जुडिशल कमीशन जो ये तय कर दे कि इस मुल्क में तबाही के जिम्मेदार तुम लोग हो। ये साल सवा साल की जो हुकूमत है, इसने इस मुल्क की जड़ें खोखली की हैं। चले आगे ले चलता हूं मैं जनाजे की तरफ। ये बल्कि प्रोग्राम के शुरू में आपने सुन चुके हैं ये वाला तो चीज, जो वहां के मौलाना साहब ने जो तकरीर की वहां पर जनाजे के वक्त, वो थोड़ा सा पोर्शन है तो आपने शुरू में देख लिया है, मैं दोहराना नहीं चाहता। जनाजे में सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस मौजूद थे। अब ले चलता हूं मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरफ। 5 रुकनी बेंच जो है ये कॉल इस बैकग्राउंड पे चल रही है। जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब, जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस सैयद मुज़ार अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक। ये 9 रुकनी बेंच है और समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। 11 बजे आज इसकी समाअत होगी। इसमें पटिशन में बैकग्राउंड पे मेरे पास पड़ी हुई है। जस्टिस जवाद खाजा ने की है, सबसे नंबर 1 पे वो लगी है। फिर यहाँ इमरान खान भी है, एतजाज हसन की पटिशन भी है और उसके अलावा बाकी कई जो हैं यानी करामत अली वगैरह उन्होंने की है, तो वो भी ये सारी की सारी पटिशनें इकट्ठी जो है वो लग गई हैं। आम अदालतें होते हुए मिलिट्री कोर्ट के जरिए सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी है। आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D1 और आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतसादम है।
मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से किए गए अफराद को कहाँ रखा गया, उसका डाटा तलब किया जाए। मिलिट्री कोर्ट में आम शहरियों को ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजे जाने वाले मुलजमान को फौजदारी अदालतों में ट्रायल के लिए सिविल अथॉरिटी के हवाले करने का हुक्म दे। मिलिट्री कोर्ट की तमाम कार्रवाइयां रोकने और कोई भी हतमी फैसला जारी करने से रोका जाए। दरखास्तदार का मकसद किसी जमात या इदारे की हमायत या हमले को सपोर्ट नहीं करना। दरखास्तदार का इस मुकदमे से कोई जाती मफाद में वास्ता नहीं। दरखास्तदार का मकसद किसी सियासी वाबस्ती के बगैर आम शहरियों को रिलीफ देना है और मुजरमाना सरगर्मियों के मुश्तबा अफराद को बरी कराना नहीं। दरखास्त गुजार मुजरमान के किसी फेल की हमायत नहीं करता। आम शहरियों के खिलाफ केस चलाने का फॉरम क्रिमिनल कोर्ट्स है। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई सिर्फ मुसल्लह फौज के एहलकारों के खिलाफ की जा सकती है। कोर्ट मार्शल का मकसद जो फौज में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना है। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल इसी सूरत में हो सकता है अगर वो हाजिर सर्विस मुलाजिम हो। बुनियादी सवाल यह है कि क्या इन्हें पाकिस्तान के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। इस केस के फैसले का फौरी तौर पर बुनियादी हकूक पर हरास असर पड़ेगा। ये वो बुनियादी तौर पर काफ़ी है। वज़ारत दफ़ा उन सारों को ये को 5 के करीब जो है ना आईनी दरखास्तें की हैं और राना सलाम ने आके कह दिया कि ट्रायल चलेगा। जब इमरान खान साहब और बाकी लोगों को इस केस में घसीटना चाहते हैं, वो इतना आसान काम नहीं है घसीटना। अब बहुत हो गया है। अब लोगों को बड़ा गिला रहेगा। मैं ये नहीं कि हम सब फौज के हमायत करने वाले लोग हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से आप सारे को ले गए जंग लड़ने का। और बाकी ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो जंग लड़ने वाली बातें हो रही हैं, इसको कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं नहीं समझता। और राणा सनाउल्लाह जो पूरी उम्र बैठे बातें करता रहता, आज फायदा तो मिल गया ना उसको। उसके अगेंस्ट जो केस था ड्रग का, आपने देखा किस तरह मिटा, किस तरह उसको डिले किया गया। तारीख जरा सोचिएगा, यानी अगर वाकई उनके खिलाफ ये इमरान खान को फायदा देने के लिए हो रहा था तो नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ था, सागदार भी भाग गया हुआ था, राणा सनाउल्लाह का ट्रायल चल सका, फर्द जुर्मायत होने दी गई। अगर वाकई इस तरह वहां एस्टैब्लिशमेंट पीछे खड़ी थी तो फिर तो जिस तरह इमरान खान को ट्रीट किया जाता उस तरह वहां ट्रीट हो रहा होता। तो कहीं ना कहीं तो झोल था, कहीं ना कहीं तो झोल था। राणा सनाउल्लाह जो मर्जी बातें करते रहे। अब ये मामला हमारी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट बैठकर अब ये फैसला करेगी क्या क्या होना। और आखिर में जो मेरा नुक्ता नजर था इसके ऊपर, आमिर मतीन साहब के साथ प्रोग्राम में तो ब्लर करके वो आपको चला रहे हैं, सुनिए। अजहर सिद्दीक साहब, अभी आमिर साहब से मैंने ये बात की कि बात है इम्प्लीमेंटेशन की। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकाम थे कि इलेक्शन होंगे, मगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। अब ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो पिटीशन दायर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास गए हैं, तो बात तो वहीं पे रुक जाएगी कि क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी अगर फैसला इसके बरखिलाफ आ जाता है। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जो फौजी अदालतें कायम करने के कॉन्टेक्स्ट में 2 जजमेंटें जो हैं, महरम अली और मलिक लियाकत अली वाला केस रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और इस केस में एक बात तो बड़ी वाज़ेह आ गई है कि इमरान खान को हरफे जो कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं जब पाकिस्तान तहरीर, यानी इसमें बदनीति का एलिमेंट मौजूदा हुकूमत का नजर आ रहा है। यानी आज लंदन में आजम नज़ीर तारड़ साहब आगे आकर बैठे हैं और सारे नून लीग के जितने आसपास दाएं बाएं उन्होंने वो लोग बिठाए हैं। और आकर यही बात बताई गई कि यानी अब आके उन्होंने स्टैंड बदला है। इस वक्त कोई तकरीबन 6 के करीब पिटीशन दायर हो चुकी हुई हैं। जैसे एहतजाज ऐसा साहब ने आज तक कोई बराह रास्त पिटीशन दायर नहीं की है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद खाजा साहब वो मैदान में आ गए हैं। वकला बरादरी सारे मामले में इकट्ठी है और हमने बार काउंसिल ने हमने फैसला कर लिया हुआ है कि हम इस तरह का कोई भी मामला जो है, चाहे फौजी अदालतों में आप लेकर जाना चाहेंगे ना, हम सपोर्ट करते हैं और उसके लिए कोई तहरीक चलानी पड़ती है या कोई फ्रंट पे आना पड़ता है तो वो भी आने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये आईनी दरखास्तें 4 निकात के ऊपर है। एक तो राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 10A की वायलेशन है। दूसरा, हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि आपने दहशतगर्दी के पर्चे पहले दर्ज किए हैं। जब दहशतगर्दी के आपने पर्चे दर्ज कर दिए हैं तो दहशतगर्दी कोर्टों को फैसला करना है। आप कौन होते हैं बैठ के नोटिफिकेशन के जरिए कि नहीं जी हम उठाकर फौजी अदालतों में केसेस लेके जाएंगे। और अभी तक ऐसी एविडेंस कोई नहीं आ सकी है, या तो एविडेंस कोई सामने आज ऐसी कोई आई हो जो सजेस्ट कर रही हो कि आपने ये केसेस सारे लेके जाने फौजी अदालतों के जरिए। हमारा ये जो आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं आया, जो सबूत एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर सवाल होते हैं, अदालतों में ही फैसला होता है या ये तफ्तीश के अंदर फैसला होता है। तो ये कहना बजाय है कि हाँ किसी के खिलाफ अगर कोई इस तरह का मवाद निकल आता है कि उसने वाकई रियासत या गवर्नमेंट या अमलाक को नुकसान पहुँचाया है और ख़ास तौर पे बड़ी जो इस तरह के सिंबल्स हैं उनको नुकसान पहुँचाया है, तो बिल्कुल हमें मुझे किसी को इतराज़ नहीं हो सकता उसके खिलाफ करने का। मगर मसला ये आ जाता है कि वहाँ इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए।
अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, अब मैंने तो आपको तस्वीर का देखा, दूसरा रुख बड़ा अहम है। आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट 1952 के तहत सिविलियन को कैसे ला सकते हैं? यानी एक सिविलियन को जिसने कोई काम ही ऐसा नहीं किया, मिसाल के तौर पर चले जिन्होंने जाके तोड़ फोड़ की, आप उसके हवाले से चले मान लें अगर हमारी अदालतें, हमारी आईनी अदालतें कह देती हैं कि आप उनका ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन इस केस के अंदर तो ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि जब ट्रायल कोर्ट के अंदर आप लेकर जाएंगे, आपको ये साबित करना पड़ना है कि ये बकायदा मोटिव के से था, प्लान के साथ था। अभी तक तो हमने कोई चीज देखी नहीं। फिर दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कैसे है? फिर आर्मी इंस्टॉलेशन के हवाले से सवाल आएगा। फिर क्या लोग जो अंदर गए थे वो ऐसी एविडेंसेस अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जो मेन इशू है कि सिविलियन को आप आर्मी कोर्ट के अंदर या आर्मी अगर सिद्दीक साहब ये आर्गुमेंट जो लिया जा रहा है कि आर्मी एक्ट के तहत अगर फौजी अमलाक को कोई नुकसान पहुंचाए तो वो उनके दायरे इख्तियार में आ जाता है कि वो ट्रायल कर सकते हैं, इस पे क्या पहले माजी की जजमेंट्स बता रहे थे, क्या रही हुई हैं? अच्छा, इससे पहले जो जजमेंट कुछ केसेस का जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, वो जिक्र आर्मी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के हवाले से नहीं है। वो मिसाल के तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किया, यानी यहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा तो आपने लगा दी है, लेकिन क्या कोई ऐसा कहा, क्या कोई जासूसी करने गया है, क्या उन्होंने जाकर कोई, आपने जिक्र खुले दरवाजे दे दिए हैं, जो कोई भी लोग आए हैं अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहता, जिन्होंने 9 मई का वाकया किया उसको बाकायदा, लेकिन अभी उनको भी वहां ले जाने से पहले आप अभी दहशतगर्दी कोर्टों के अंदर ऐसी एविडेंस रखे कि जो ये सजेस्ट करेगी कि उनकी हद तक भी कि जनाब इन्होंने वाकई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है, इन्होंने वाकई जो है ना आर्मी एक्ट के अंदर अगर इंस्टॉलेशन के हवाले से बात है कि ऐसा हुआ है, वो एविडेंस सारी सामने आए। अभी तक तो आप 1.5-2 महीने से जिस तरीके से ये सारा मामला चलाया गया है, पहले आपने डिटेंशन ऑर्डर जारी किए, डिटेंशन ऑर्डर से जब कुछ ना निकला फिर आपने उनमें गिरफ्तारियां डाली वो 3 एफआईआर के दौरान, फिर आपने उसमें आइडेंटिफिकेशन परेड में लेकर के, और आइडेंटिफिकेशन परेड में जो बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आज़म सिद्दीक साहब आपका। यकीनी तौर पे इस वक्त पूरी कौम हो, हर नजर हो, जो उम्मीद का वाहिद सहारा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मुझसे किसी ने पूछा मेरी जाती राय क्या है? देखें, जाती राय, मैं आर्मी एक्ट के इतलाक का हामी हूँ और फिर सीक्रेट एक्ट का हामी, लेकिन ये पाकिस्तानी फौज या उनसे वाबस्ता लोग, उनकी हद तक इतलाक है। आर्टिकल 10 आ चुका है, तो इसलिए आप इसका इतलाक सिविलियन पर नहीं कर सकते। और जो हमने देखा कि मौजूदा गवर्नमेंट ने, चाहे वो निगरान हुकूमत है या ये जो गुंडागर्दी बदमाशी की है, उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। याद चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।